क्या बिहार में अगले 72 घंटे में सरकार गिरने वाली है? क्या राज्यसभा की एक सीट या कुल मिलाकर यूं कहें कि आरसीपी सिंह का पेच इस कदर फंस गया है कि पार्टी में टूट होने की भी खबर आने लगी है? क्या 72 घंटे में यह फैसला हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी? इसी गुनागणित को समझाने के लिए मैं इंद्रमोहन बिहार तक पर आपको यह पूरे आंकड़ों की गणित बताऊंगा कि बिहार में सरकार का संकट क्या है और यह गुनागणित किसके फेवर में अब जाता हुआ दिख रहा है। इसे बड़े आसान तरीके से आप समझिए कि बिहार विधानसभा की फिलहाल जो कुल सीटें हैं वो 243 हैं और बहुमत के आंकड़े के लिए 122 सीटें चाहिए किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। ये कहा जा रहा है कि जो शुक्रवार को लालू यादव के यहां जो छापे पड़े थे 17 ठिकानों पर, उसे भी पॉलिटिकल छापा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार उस दिन भी गिर सकती थी, लेकिन उस रेड होने के बाद सरकार की यह कवायद रुक गई। लेकिन यह पेच फंसता हुआ क्यों दिख रहा है, इसके लिए एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वह नाम है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह मोदी सरकार में फिलहाल केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए और यह विवाद तभी से शुरू है जब उन्हें जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट देने की बात चल रही है, लेकिन उनके टिकट पर यह पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार ने, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, उनके अनुसार माने तो पिछले 15 साल में यह पहला ऐसा मौका आया जब विधायकों की बैठक बुलाई गई पटना में, जिसमें राज्यसभा के सीट के नाम की चर्चा होनी थी और उसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया। एक शादी समारोह में भी नीतीश कुमार के करीबी की बेटे की शादी थी, जिसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन दो नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाते और पार्टी में टूट हो जाती है तो क्या सरकार बिहार में गिर जाएगी और फिर किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी? संभावनाएं बहुत कुछ कहती है बिहार में, क्योंकि अगर आप दलगत स्थिति को देखें तो यह स्थितियां बताती है कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत का तो आंकड़ा अपने दम पर नहीं है, उन्हें किसी ना किसी का समर्थन चाहिए। तो फिर यह समर्थन जुटेगा कैसे, इसे आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी के कोटे में 77 विधायक जीते हुए हैं, जेडीयू के 45 हैं, वहीं हम के 4 हैं और एक इंडिपेंडेंट सुमित सिंह जो हैं ये भी जेडीयू के साथ हैं। ये बहुमत के आंकड़े को पूरा कर देते हैं बिहार में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं तो जेडीयू पार्टी में टूट हो सकती है। ऐसे में बिहार के राज्यपाल के पास यह पावर होगी कि वह सबसे पहले सरकार बनाने के लिए किसे बुलाए। जो कहते हैं कि राज्यपाल की यह अधिकार है। तो ऐसे में बीजेपी, चूंकि अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, वीआईपी के 3 विधायकों के जुड़ने के बाद, तो बीजेपी को सरकार के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसे आप ये समझें कि अगर यह सरकार टूट जाती है, जेडीयू अलग हो जाती है, पार्टी में टूट होती है, संख्या बल में दिक्कत होती है और वह संख्या बीजेपी के साथ आती है, तभी सरकार बनेगी। लेकिन उसके लिए भी दूसरे पार्टियों पर निर्भर रहना होगा। आप इसे अब ऐसे समझिए कि अगर जेडीयू में टूट होती है जैसा कहा जा रहा है और बीजेपी के 77 विधायक एक साथ रहते हैं और जेडीयू के लिए कहा जा रहा है कि जेडीयू आरसीपी सिंह गुट, जिसे मैं आर लिख के लिख रहा हूं, ये कहा जा रहा है कि 24 विधायक इनके संपर्क में हैं। 24 विधायक पार्टी से टूट सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा नजर जो है वो हम पर होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, उनका बयान ये कहता है कि सरकार के लिए मुश्किल जरूर होगी। यानी कि बीजेपी और जेडीयू वो दोनों को चेतावनी दे रहे थे कि समझना आप दोनों को है, क्योंकि अगर सरकार गिर गई तो मुश्किल बहुत होने वाली है। ऐसे में वो बार बार सीटों की मांग भी कर रहे हैं, जो कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग। तो इसमें हम पार्टी की 4 सीटें बहुत मायने रखती हैं कि वो किसके तरफ जाएंगे। हालांकि अभी वो जेडीयू के अलायंस हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू टूटती है तो वह सरकार बनाने के फेवर में बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके 4 विधायक इसके पास चले जाएंगे। फिर भी अगर आप इसका टोटल भी करें तो यह संख्या बल बहुमत के आंकड़ों के पास नहीं ले जा सकता है। ये 105 ही होते हैं। अगर आप इसे टोटल करें
तो ये 105 होता है। अभी भी इनको बहुमत के लिए 17 विधायक और चाहिए। ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो बिहार में सबसे बड़ी टूट की किसी की खबर आएगी तो सिर्फ एक ही पार्टियां नहीं टूटेंगी, कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी साथ आ जाएंगे। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, चूंकि आरजेडी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस उनके लिए अब एक बैगेज हो चुका है और पिछले विधानसभा चुनाव में वो मानते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने कांग्रेस को इतने सीटों पर चुनाव लड़ाया, जिसके बावजूद वो सिर्फ 19 सीटें जीत सके। तो ये कहा जा रहा है कि यहां पर ये सारे विधायक टूट सकते हैं। हालांकि इनको सरकार बहुमत के आंकड़े के लिए सिर्फ 17 ही चाहिए, तो ये आंकड़ा 124 हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी की सरकार, या यूं कहें बीजेपी प्लस जो भी अलायंस इसके साथ आए, वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएंगे, फिर उनकी सरकार बनेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि यहां पर इन्हें कांग्रेस को भी तोड़ना है और हमको भी मनाना है। साथ ही नीतीश कुमार जो 2 दिन से पूरी कवायद कर रहे हैं पार्टी को एकजुट रखने की, तो 24 विधायक टूटेंगे या नहीं इस पर भी ध्यान देना होगा। वो पार्टी बचा लेते हैं तो यह संख्या बल बिल्कुल धरी रह जाएगी। लेकिन दूसरा समीकरण जो संभावना है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर जेडीयू पूरी पार्टी को बचा लेते हैं नीतीश कुमार, अगर 45 के 45 विधायक इनके साथ और एक निर्दलीय, तो इस संख्या को आप कर दीजिए 46। इसके अलावा आरजेडी के 76 विधायक समर्थन दे देते हैं, तो ही यह संख्या बल जो है 122 हो जाता है बहुमत का। इसके अलावा भी इनके पास लेफ्ट के 16 विधायक जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं, वो बने रहेंगे। एआईएम जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगी और हम भी यहां पर साथ आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह संख्या बल बहुमत के बहुत ज्यादा पार है। अगर इसमें हम कांग्रेस को नहीं रखते हैं, तो अगर हम इसके साथ कांग्रेस को भी साथ जाने देते हैं, तो कांग्रेस के 19 विधायक इस पूरे बहुमत के आंकड़े को बिल्कुल एक तरफा कर सकते हैं। इसमें जब हम ये मान के चले कि जेडीयू में कोई भी टूट नहीं होगी। लेकिन एक सिचुएशन ये भी कहती है कि अगर जेडीयू में टूट भी हो जाए और 20 विधायक भी इनके साथ या 25 विधायक भी इनके साथ रहें, तो भी ये आंकड़ा जो है इनके पक्ष में ही होगा। जेडीयू के अगर 25 विधायक नीतीश कुमार के साथ रहें, आरजेडी पूरी पार्टी एक साथ रहे, लेफ्ट 16 इनके साथ रहें, तो भी अगर आप इसे गुना करें, जोड़ें, यह आंकड़ा 117 पहुंचता है। लेकिन अगर इसमें हम के 4 विधायकों को आप जोड़ दें और इंडिपेंडेंट 1, तो यह बहुमत का आंकड़ा 122 तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद भी कांग्रेस में अगर कोई टूट नहीं होती और वो आरजेडी और जेडीयू के इस गठबंधन के साथ जा सकती है, तो यह 141 जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आंकड़ों की गणित तो अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में है। सिर्फ देखना यह होगा कि पार्टी टूटती कितने ज्यादा विधायकों के साथ है। अगर आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं, तो आपको यह भी बता दूं कि 27 मई को जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जातीय जनगणना भी वह एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी और जेडीयू में ठनी हुई है। साथ ही आरजेडी इसमें जेडीयू के साथ है। ऐसे में देखना होगा आरसीपी सिंह के नाम पर जो बवाल मचा है वह जातीय जनगणना के बहाने कहीं सरकार को गिरा ना दे। और जो ये 72 घंटे की बात कही जा रही है, बल्कि खबर तो निकलकर अब यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों को यह कहा है कि 72 घंटे तक आप पटना से बाहर नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर बिहार से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या होगा? नीतीश कुमार राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम का ऐलान कब करेंगे? और क्या जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक से पहले ही बिहार में सरकार गिर जाएगी? तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है बिहार में। लगातार इस राजनीतिक खेल पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमने आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की कि यह सरकार कैसे बन सकती है, कैसे टूट सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैसला उसके बाद राज्यपाल का होगा कि राज्यपाल सरकार बनाने के लिए किसे बुलाते हैं, चूँकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर। तो ये देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और वो
क्या अब जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आ गए हैं ऐसे ही रहेंगे या अभी भी बीजेपी से बातचीत होनी उनके लिए बाकी है? बिहार की हर राजनीतिक हलचल पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।